ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि जो लेखिका हैं उनकी जो दो बहनें थी, बड़ी वाली वो लेखिका बनी और जो छोटी बहन थी वो भी लेखिका थी और उनके एक छोटे भाई थे वो भी लेखिका और लेखक थे। 4 भाई बहन लेखक थे। और जो अब हम बात करेंगे उन 2 बहनों के विषय में आगे लिखा हुआ है जो लेखिका नहीं बनी। परदादी ने उन्हें मन्नत से मांगा तो था लेकिन वो लेखिका नहीं बनी। तो उनकी कहानी इसके आगे हम लोग देखेंगे। जो चौथे नंबर वाली बहन थी रेनू, ये जो लेखिका थी ये शेर थी तो वो सवा शेर थी जो लेखिका नहीं थी। इनकी भी कुछ कहानी है जिसको हम आगे जानेंगे। तो जो चौथे नंबर वाली बहन थी तो ये लोग जब स्कूल जाते थे, रेनू और सबसे छोटी थी अचला, तो ये दोनों लोग जाते थे। तो इन दोनों लोगों को लेने के लिए बस जाती थी स्टॉप पे। तो जो रेनू है वो बस पे नहीं बैठती थी, चाहे गर्मी होती थी, इतनी गर्मी होती थी और धूप तेज रहता था गर्मी के दिनों में, फिर भी वो नहीं बैठती थी। उनके पिताजी चाहते थे कि वो बस में आ जाएं ताकि उनको गर्मी भी ना लगे और खाना वाना भी ये लोग टाइम से खा लें, क्योंकि उनकी माँ को फिक्र नहीं रहती थी वो लोग खाएं चाहे नहीं खाएं। तो उनके पिताजी बस भेजते थे बस अड्डे पे ताकि वो लोग जल्दी से घर आ जाएं। तो जो छोटी बहन है अचला, वो तो बस में बैठ जाती थी, लेकिन जो रेनू थी वो नहीं बैठती थी। कहती थी कि जो मतलब बड़े लोग होते हैं इतने दूर के लिए क्या बैठना, वो बैठेंगे। बस में बैठकर जाना सामंत शाही का प्रतीक है, मैं नहीं बैठूंगी। तो वो अपना पीछे से पसीने से सराबोर पीछे से वो घर पहुंचती थी और उनकी जो छोटी बहन थी अचला वो बस से पहले ही पहुंच जाती थी। फिर जैसे तैसे जो रेनू है उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई, 12 तक की पढ़ाई पूरा की। वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था, तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो आगे भी पढ़ें। तो उन्होंने बीए में एडमिशन लेने के लिए कहा। बीए में एडमिशन लेने के लिए कहा तो वो कहती हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ के क्या करेंगे, मतलब मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो उनके जो बड़ी बहन थी जो लेखिका है मृदुला गर्ग, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन उनकी जो बहन है रेनू वो नहीं मानी। कहती हैं कि नहीं, मुझे बीए की पढ़ाई अब नहीं करना है। फिर उनकी माँ ने कहा, माँ से भी पूछने लगी कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो उनकी माँ कहती हैं कि अपने पिताजी से पूछो कि पढ़ना क्यों जरूरी है बीए में। तो फिर उनके पिताजी भी समझाए गए कि इससे नौकरी मिल सकती है, शादी जिस शादी कहीं भी जाओ तो सब लोग सोचते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो तो शादी करने में भी ठीक रहेगा। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सब इज्जत से देखते हैं, बहुत सारे पढ़ने के फायदे हैं, इस तरह उनके पिताजी ने कहा। लेकिन जो रेनू है उनको कोई भी विश्वसनीय नहीं लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा कोई भी जो तर्क दिए गए। तो फिर उनके पिताजी उनको कहते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ कि बीए करना है तो करना है। तो फिर वो अपने पिताजी के कहने पे बीए की और जैसे तैसे मतलब पास होने के लायक नंबर ले आई और पास हो गई। और जिस तरह जो लेखिका है उनकी माँ सत्य बोलती थी, तो ये जो रेनू है उनकी बहन अपनी माँ से भी सच बोलने में 2 कदम आगे थी। तो जब भी कभी वो सच बोलती थी तो लोगों को लगता था कि मजाक कर रही हैं। जब भी रेनू सच बोलती थी तो लोगों को लगता है कि मजाक कर रही हैं। तो इस तरह लोग खूब हंसी मतलब हंस भी लेते थे उसी बहाने। उन लोग को लगता था कि ये मजाक कर रही हैं जबकि वो सच बोलती थी। और जब भी रेनू को कोई गिफ्ट में इत्र यानी परफ्यूम सेंट कोई देता था तब तब वो ये करना था, ये वाली चीज, तब वो क्या करती थी कि कहती थी कि मुझे सेंट की जरूरत नहीं है, मैं तो नहा ली हूँ, मैं अच्छे से नहा ली, मुझे सेंट की जरूरत नहीं था। इस तरह रेनू में दिखावापन नहीं था और हमेशा सत्य बोलती थी।
अब उनकी तीसरी जो बहन है चित्रा, उसके विषय में समझेंगे, हम लोग जानेंगे। जो चित्रा थी वो पढ़ने तो जाती थी कॉलेज में, लेकिन वो अपने कम पढ़ती थी और दूसरे को ज़्यादा पढ़ाती थी। तो इस कारण क्या होता था कि उनके पढ़ाई में नंबर जो थे वो कम आते थे और उनके दोस्त जो थे उनके ज़्यादा आ जाते थे। इस तरह चित्रा के पढ़ने में कम नंबर आते थे, वो मतलब बोलती ज़्यादा थी, दूसरों को समझाती बहुत थी, लेकिन अपने उनके कम नंबर आते थे। और फिर उसके बाद जो छोटी बहन है उनकी अचला, वो पढ़ने में मन लगाती थी और वो अपने पिताजी के कहने पे अर्थशास्त्र से आगे चल के पढ़ाई की। उसके बाद पत्रकारिता में एडमिशन लिया, दाखिला कराया और मन लगा के पढ़ती थी, जिससे पत्रकारिता में भी वो अच्छे से पास हुई। फिर उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी। फिर वो अपने ससुराल में रहने लगी, तो फिर वहाँ पे उनका मन घर बार में नहीं लगता, जिस तरह इनकी माँ का भी उतना मन नहीं लगता था। इनकी जो बड़ी बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें थी, एक लेखिका, एक लेखिका जो थी मृदुला गर्ग और उनकी बड़ी बहन मंजुल, तो उनका भी मन उतना नहीं लगता था घर बार में। उसी तरह ये छोटी बहन जो है अचला, उनका भी मन मतलब घर गृहस्थी में उतना नहीं लगता। फिर 30 वर्ष की जैसे वो हुई, तब जो अचला है वो भी लिखना शुरू कर दी। और जो अचला है वो अंग्रेजी में लिखती थी। तो ये जो बहनें हैं तीन जो बहनें थी, जो लेखिका थी, इनमें खास बात ये थी कि तीनों का मन जो है घर गृहस्थी में नहीं लगता था और फिर ये लिखना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी क्योंकि घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है तो ससुराल के जो लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, तो थोड़ा मतलब दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा कभी-कभी लगा कि उनकी शादी टूट जाएगी और तलाक के कगार पे पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शादी को बरकरार रखा, कायम रखा, किसी भी तरह उसको तोड़ा नहीं। तो इस तरह ये लोग अपने घर परिवार को लेकर अब उसमें फिर लेखनी का कार्य करती थीं। शादी के बाद जो लेखिका हैं वो डालमिया नगर, जो कि बिहार में है, वहाँ रहने लगी। तो डालमिया नगर में क्या होता था कि जो वहाँ जो और कहीं भी जाना होता था, पिक्चर देखने या बाजार जाना होता था, तो जो औरतें थे सब एक साथ जाते थे और जो आदमी लोग थे सब एक साथ जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि पति पत्नी हो तो भी वो साथ में पिक्चर चले जाएं या फिर कहीं भी चले जाएं, ऐसा नहीं होता था। और जो लेखिका थी वो तो दिल्ली से पढ़ी थी और वहाँ से दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और इन्हें अभिनय करने का, नाटक करने का भी शौक था। और जहाँ गई थी वहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं था, तो इन्होंने हार नहीं माना और धीरे-धीरे वहाँ के जो लोग थे उन्हें समझाया और फिर वो लोग इनके साथ नाटक मिलकर करते थे और फिर जो सब लोग उसका आनंद लेते थे। तो इन्होंने वहाँ जाकर वहाँ के जो रीति-रिवाज थी उसको बदला। मतलब जो मर्द जो थे, जो आदमी लोग थे वो एक साथ कहीं भी जाते थे, औरतें मतलब एक साथ जाती थी, तो ऐसा नहीं था, सब लोग मिल के फिर नाटक वगैरह सब साथ में करने लगे जब ये गई तो। फिर उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे रहीं डालमिया नगर में, बिहार में लेखिका। उसके बाद वो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में गईं रहने के लिए। तो उस समय उनके 2 बच्चे थे जब वो कर्नाटक गईं। कर्नाटक के बागलकोट एक कस्बा है, वहाँ पे गईं रहने के लिए। तो वहाँ पे जब गईं तो इनके 2 बच्चे थे जो कि स्कूल जाने की उम्र में थे और जब वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं था, कर्नाटक में जहाँ ये गई थी वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं था, तो ये परेशान थी कि बच्चों को कहाँ मतलब पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो वहाँ पे ईसाई लोग थे, एक ईसाई व्यक्ति थे, कैथोलिक थे, तो उनसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब हम लोग एक स्कूल खोल देते प्राइमरी तो सही रहता। तो वहाँ पे क्रिश्चियन की संख्या कम थी, तो उन्होंने कहा कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं वो भी वहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। तो इस तरह जो कैथोलिक वहाँ थे, एक ईसाई थे, तो वो उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक स्कूल खुल जाए, प्राइमरी स्कूल। तो
फिर उन्होंने कहा लेकिन आप यकीन दिलाइए, जो कैथोलिक थे, ईसाई व्यक्ति थे, वो कहे कि पहले आप हमें यकीन दिलाइए कि यदि स्कूल खुल जाता है तो 100 वर्षों तक चलेगा। तो लेखिका को गुस्सा आ गया। वो कहती हैं कि स्कूल छोड़िए, कोई भी काम यदि हम करते हैं, कोई भी चीज़ का यकीन हम नहीं दिला सकते कि अगले 100 वर्षों तक वो चलेगा, क्योंकि आशा के भरोसे, अपनी मेहनत के भरोसे ही हम कोई भी चीज़ खोलते हैं और फिर उसको हम मेहनत करते हैं। ये तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ हम खोल दिए तो 100 वर्षों तक चलेगा ही। तो वो जो ईसाई व्यक्ति थे वो कहते हैं कि मतलब बच्चे आपके पढ़ने हैं, इसमें फिर मैं नहीं, मतलब मैं स्कूल के विषय में तब नहीं कुछ कर सकता। जब वो बोली कि नहीं, मैं इसका यकीन नहीं दिला सकती कि खुलेगा तो 100 वर्षों तक चलेगा ही, तब वो कहते हैं कि तब मैं नहीं आगे इसकी बात कर सकता स्कूल खोलने की। तो फिर वो कहते हैं कि समस्या आपकी है, आपके बच्चे पढ़ने के लायक हैं, तो आपको समस्या हो रही है ना कि स्कूल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ स्कूल हो या ना हो। तो लेखिका फिर समझ गई, बात तो उन्होंने कड़वी कही थी लेकिन सच भी था। उनको कोई फ़र्क नहीं, उनके बच्चे पढ़ने के लायक नहीं थे, पढ़ने के लायक बच्चे थे लेखिका के। तो इसलिए ये चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर ये भी मतलब ज़िद्दी किस्म की थी, किसी भी चीज़ को ये ठान लेती थी तो उसको करके रहती थी। तो इन्होंने तय किया कि मैं हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 3 भाषाएँ पढ़ाने वाले एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पे कर्नाटक में खोलूँगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाऊँगी। तो इन्होंने अपने जिद के आगे वहाँ के जो बड़े-बड़े लोग थे उनसे मिली और मिलके सबके सहयोग से वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल खुला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी इन्होंने दिलवाया। और फिर उसमें इनके बच्चे और वहाँ के जो बड़े-बड़े लोग थे, अफ़सर थे, उनके बच्चे भी उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। और जब प्राइमरी स्कूल पढ़ लिए तो बाद में अलग-अलग शहर में अलग-अलग जो दूसरे शहर थे, वहाँ के जो विख्यात विद्यालय थे, वहाँ पे बाद में उन्हें एडमिशन मिल गया बच्चों को। इस तरह लेखिका जब जिद कर लेती थी किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसे करके रहती थी। जैसे उन्होंने स्कूल खोला वहाँ पे, उसी तरह उनके जीवन में बहुत सारी कई घटनाएँ हैं, जिससे वो यदि जिद पे आ जाती हैं तो उसे पूरा करके रहती हैं। और उनसे भी ज़िद्दी लेखिका आगे कहती हैं कि मेरे से भी ज़िद्दी और मेरी बहन है रेणु। 1950 ईस्वी चल रहा था जब, तो खत्म होने वाला था 1950, लास्ट चल रहा था, सितंबर अक्टूबर इस तरह चल रहा होगा, नवंबर। तो उसके अंत में 1950 के अंतिम दौर चल रहे थे, तो रात के समय दिल्ली में बारिश हुई थी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि पूरा जो रोड था वो भर गया था। दिल्ली में उस समय क्या होता था, बारिश होती थी तो नाले सब भर जाते थे और पानी एकदम रोड पे जमा हो जाता था और यातायात ठप हो जाता था, आने-जाने का कोई साधन नहीं रहता था। तो उस समय एक दिन ऐसा था कि बहुत बारिश हुई थी और पूरा रोड पे पानी आ गया था। तो सुबह हुई तो उनकी जो बहन है रेणु, तो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो सब लोग बोले कि इतनी बारिश हुआ है, स्कूल बंद होगा, स्कूल मत जाओ। कैसे जाओगी, वैसे भी रास्ता भी सही नहीं है, पानी-पानी भरा हुआ है। तो वो नहीं मानी, उनकी बहन रेणु नहीं मानी और पैदल ही चली गई स्कूल पे। और वहाँ पे गई तो वहाँ पे जो गेटमैन था, वो देख के आश्चर्य किया कि इतनी पानी में ये लड़की पढ़ने आई है। मतलब बोले कि नहीं स्कूल बंद है, कहीं तो पता चला। उस समय फ़ोन भी था लेकिन जब बारिश वग़ैरह हो जाता है, मौसम ख़राब रहता है तो इस कारण फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए लोग फ़ोन से पता नहीं लगा पाए थे। तो वो चली गई थी स्कूल, तो वहाँ पे जो गेटमैन था वो बोला कि नहीं छुट्टी है, आश्चर्य भी कर रहा था। फिर वो 2 मील पैदल चल के फिर घर पहुँची, तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग कह रहे थे कि स्कूल बंद होगा, इतनी बारिश में स्कूल नहीं खुलेगा। तो वो कह रही है, रेणु जो थी वो कह रही है, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आप लोग के कहने ना कहने की बात कहाँ से आई। तो लेखिका कहती हैं कि वो भी मेरी बहन जो थी बहुत जिद्दी थी। जिस तरह लेखिका कहती हैं कि मैं जिद्दी थी, मैं जो काम सोच लेती थी, करती थी, उसी तरह मेरी बहन रेणु जो है
वो भी कोई काम सोच लेती थी तो वो करके रहती थी। तो लेखिका कहती हैं कि एकदम सुनसान शहर रहा होगा और पूरा चारों तरफ पानी भरा होगा। जब मेरी बहन गई होगी रेनू, तो उस नज़ारे को देख के, उस अकेलापन को देख के मतलब कितना अच्छा लग रहा होगा। वो जो सीन था कितना अच्छा रहा होगा, उसको कितना रोमांच का अनुभव हुआ होगा वो सब देख के। तो इस तरह लेखिका कहती हैं कि हाँ, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मतलब अकेलेपन मतलब हम अपने मन के अनुसार कुछ जिद से अपने मन के अनुसार कुछ करते हैं तो वो खुद को अच्छा लगता है। इस तरह लेखिका कहती हैं कि मतलब वो अकेले गई होगी क्योंकि जो शहर होता है आमतौर पे एकदम भरा रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पानी की वजह से सब यातायात ठप था और उस सुनसान में जब स्कूल पहुंची होंगी तो उनको कितना रोमांच का अनुभव हुआ होगा। इस तरह ये इस स्टोरी है वो खत्म होती है। ये क्या था, संस्मरण था जो हमारे मतलब जीवन में घटनाएं घटी होती हैं तो उसका हम वर्णन करते हैं, उसको संस्मरण कहते हैं। तो लेखिका अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने घर के लोगों की जो बातें हैं जो घट चुकी थी उसको यहाँ पे वर्णन की है। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको मैं मतलब सेंड कर दूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।